लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कंपनी रेसिडेंट कब बनती है। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि कंपनी रेसिडेंट बनने के दो मेथड होते हैं, या तो वो इंडियन कंपनी हो या फिर अगर उसका पोएम इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो कंपनी रेसिडेंट बन जाती है। उसके बाद से मैंने एक स्पेसिफिक क्लास डाली जहाँ पे एक नोटिफिकेशन डिस्कस किया कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो कंपनी का पोएम इंडिया में माना जाता है। आज हम उसी क्लास को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी का अगर पोएम इंडिया में डिटरमाइन हो गया तो फिर उसका टैक्सेशन कैसे होगा। मतलब कि जैसे कंपनी इसके पहले तो कभी एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट टैक्स हुई ही नहीं, अब टैक्स नहीं हुई तो उसका डेप्रिसिएशन, उसका WDV, उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करना, वो सब कैसे कंसिडर होगा। आज की पूरी क्लास में हम यही देखने वाले हैं थ्रू अ नोटिफिकेशन। एंड यस, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। टैक्सेशन ऑफ कंपनीज हैविंग पोएम इन इंडिया। मैं आपको पहले डिस्कस कर रही थी कि मान लो कि कोई कंपनी है जिसका टैक्सेशन, जो रेसिडेंट बन गई इंडिया की, तो अब हम उसके लॉस को, उसके डेप्रिसिएशन को और अदरवाइज जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कैसे कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है इससे रिलेटेड वो है सेक्शन 115JH, जो कि इतनी बात बोलता है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है, गवर्नमेंट इज एम्पावर टू नोटिफाई कर सकती है एक नोटिफिकेशन ला करके, क्या कि TDS कैसे एप्लीकेबल होगा उस नई कंपनी के लिए, लॉसेस कैसे डील किए जाएंगे, अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैसे डील होगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कैसे डील होगा, एंड अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस एंड कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस, TDS TCS कैसे डील होगा। सो JH जो है, ये सेक्शन जो है आपको सिर्फ इतनी बात बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है। गवर्नमेंट ने एक्चुअली में एक नोटिफिकेशन लाया है 22 जून 2018, पुराना नोटिफिकेशन है। बस बात इसमें ये है कि सारी चीज़ें A to Z चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर कोई कंपनी है जो कि इंडिया में जिसका पोएम बन जाता है तो, और इससे पहले मान लो हम ईयर ले लेते हैं, अपने थ्रू आउट दिस क्लास हम ईयर लेंगे 22-23, इस बात को ध्यान में रखना। तो इस 22-23 में अगर एक कंपनी का पोएम इंडिया में बन जाता है और 22-23 से पहले कंपनी कभी भी पहले टैक्सेबल नहीं हुई है इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो कैसे टैक्सेबल होगी। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग WDV, इसके लिए बोलता है इफ फॉरेन कंपनी इज असेस्ड टू टैक्स इन फॉरेन जुरिडिक्शन। देखो, अगर मान लो एक कंपनी है ABC जिसका 22-23 में इंडिया में पोएम डिटरमाइन हो जाता है और वो कंपनी ओरिजिनली जर्मन कंपनी है, ठीक है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे पास पहला पॉइंट बोलता है कि अब इस ABC कंपनी की WDV हम क्या लेंगे। इसके लिए बोलता है इफ़ फॉरेन कंपनी इज असेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिडिक्शन। अगर फॉरेन जुरिडिक्शन में ये कंपनी टैक्स होती थी तो जो उस कंपनी का फॉरेन जुरिडिक्शन में WDV होगा ना, मान लो ये जर्मनी में भी, अभी हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जर्मनी में भी जो ईयर फॉलो हो रहा था ना वो 21 मतलब मार्च फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा था, तो 21-22 का जो बैलेंस शीट बना होगा उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अगर इनकम टैक्स लॉ वहाँ जर्मनी में अप्लाई होता है तो अगर वो टैक्स होती है फॉरेन कंट्री में तो डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इट्स टैक्सेबल इनकम। द WDV ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेन कंट्री एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। जो 21-22 में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही ऑब्वियसली हमारा ओपनिंग बैलेंस 22-23 में बन जाएगा। तो अगर कंपनी टैक्सेबल है वहाँ के फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग, या टैक्सेबल नहीं भी है, अगर वहाँ पे इफ़ फॉरेन कंपनी इज असेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिडिक्शन, अगर वो टैक्सेबल है तो फिर वही वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बट WDV इज़ नॉट अवेलेबल एज पर टैक्स रिकॉर्ड। अब मेरा दूसरा केस यहाँ पे राइज होता है कि ड्यू टू एनी रीज़न WDV जो है, कंपनी में इनकम टैक्स एक्ट है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। एक पहला हमारा केस हो गया कि कंपनी में इनकम टैक्स एक्ट है और वो अप्लाई भी होता है, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। दूसरा प्रोविज़न है कि इनकम टैक्स एक्ट तो है बट किसी रीजन से हमारे पास WDV उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसा मान लेंगे assuming that the asset was installed, utilized and the depreciation was actually allowed, तो हम depreciation शुरू से कैलकुलेट करेंगे as per the tax law of that country और मानेंगे कि depreciation इसके ऊपर एप्लीकेबल था और depreciation लगा के हम WDV निकालेंगे और ये WDV हमारे लिए जो है 22-23 के लिए ओपनिंग WDV बन जाएगी। बट अगर कंपनी एक ऐसी कंपनी है इज़ नॉट असेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिडिक्शन, जहाँ पे थर्ड नंबर पे हम टैक्स हेवन का केस लेते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो जो भी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस आ रहा होगा ना, WDV जो भी आ रहा होगा वही WDV मेरा करंट ईयर के लिए ओपनिंग WDV बन जाएगा।
आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं और अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, shall be determined year-wise on the first day of the said previous year if the foreign company is not assessed to tax in the foreign jurisdiction। मान लो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, दो चीज़ें डिस्कस करी हैं, और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, यही दो चीज़ें थी आपके पास। यही दो चीज़ें थी। अब ये दो चीज़ों के लिए बोल रहे हैं कि इफ़ फॉरेन कंपनी इज़ नॉट असेस्ड टू टैक्स, अगर वहाँ पे टैक्स उस कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता था, तो फिर जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, वही ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम अपने लिए कंसिडर करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री, शैल बी डिटरमाइंड ईयर वाइज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेट प्रीवियस ईयर। अदर प्रोविजन में ये बोलते हैं, चलो पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को का हमारे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविज़न है कि आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मान लो हम ले रहे हैं ईयर 22-23 के लिए, और 2021 में एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आया है 10 लाख का, सिंपल सा एग्जांपल। अब ये 10 लाख का जो लॉस आया है, इसको हम 22-23 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 2021, 21, 22 2 साल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, सॉरी यहाँ पे तो लॉस इनकर ही हुआ था, 1 साल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, 8 साल हमारे पास था, दूसरा साल हमारे पास ऑप्शन आया कैरी फॉरवर्ड करने का। तो कहना मैं आपको ये चाहती हूँ कि 22-23 विल नॉट बी द फर्स्ट ईयर आउट ऑफ द 8 ईयर। जो हमें 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करने का जो प्रोविज़न, जो एक बेनिफिट मिला हुआ है, उसमें हम ये मानेंगे कि लॉस तो इसी साल में इनकर हो गया था मेरा, बट मेरे लिए भी फर्स्ट ईयर 21-22 हुआ, और जो करेंट ईयर है 22-23 ये मेरे लिए हो गया सेकेंड ईयर, और आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जैसा भी सिर्फ हमें 8th ईयर तक ही ये अलाउड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अदर प्रोविजन, such brought forward loss and depreciation shall be deemed as loss and unabsorbed depreciation brought forward as on the first day of the said previous year। ऐसा माना जाएगा कि ये लॉस और डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं, एंड शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अलाउ और सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड है, सेट ऑफ भी अलाउड है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न है कि आप सैलरी के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो सारी प्रोविज़न तो अलाउ होंगे ही। सेम लॉस को सेम इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, वो सारे प्रोविज़न अलाउड होंगे फॉर द रिमेनिंग पीरियड। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा रही थी कि जितना पीरियड रिमेनिंग है सिर्फ उतने पीरियड तक के लिए ही अलाउ होगा। ये नहीं कि आप पहली बार टैक्स हो रहे हैं तो वो आपके लिए फर्स्ट ईयर बन जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए। कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईयर इन विच दे occurred for the first time, taking the year as the first year। I hope you understood this point। However, the loss and unabsorbed depreciation of the foreign company shall be allowed to be set off only against such income of the foreign company which has become chargeable to tax in India on account of it becoming resident in India due to application of poem। चलो यहाँ पे समझते हैं। ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया, ये पैरा मैं आपको समझाती हूँ। मैंने कहा कि पोएम बना, पोएम एप्लीकेबल हो गया एक कंपनी थी ABC, जो कि जर्मनी कंपनी थी, एग्जाम्पल लिया था हमने शुरू में। अब पोएम इस्टेब्लिश होने की वजह से इसका जो PGBP का इनकम है 100 करोड़ का, वो यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। हमारे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो PGBP के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं 50 करोड़, और अदरवाइज भी मेरे पास रॉयल्टी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं सपोज करो 10 करोड़। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है, अगर सपोज करो कुछ और चीज़ के कैपिटल गेन के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, कहा यह जा रहा है कि पोएम बनने की वजह से जो मेरे पास पोएम बनने की वजह से जो भी चीज़ें टैक्सेबल हो रही हैं, जैसे पोएम बनने की वजह से PGBP मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसके रेस्पेक्टिव जो लॉस है, जैसे कि PGBP का लॉस 50 करोड़, सिर्फ यही सेट ऑफ होगा। ये नहीं कि आप रॉयल्टी वाला इनकम भी जो है, रॉयल्टी वाला लॉस भी जो है वो सेट ऑफ कर देना। दूसरी बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मान लो मैंने कैपिटल गेन लिया, वो तो यहाँ पे टैक्सेबल ही नहीं होगा। वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वो अपना जर्मनी का जो भी लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने माना कि 5 करोड़ का लॉस आ रहा है। अब मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बताया कि ये 5 करोड़ का लॉस जो है ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ये रॉयल्टी का जो लॉस है वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। नाउ आई वांट टू टेक एन एग्जांपल कि हो सकता है रॉयल्टी जो है, आपको पता है ना कि अक्रू और अराइज इन इंडिया वाला कंसेप्ट होता है, जिसमें कि अगर रॉयल्टी इनकम है, आपको कंपनी यहाँ से अगर रॉयल्टी पे कर रही है या गवर्नमेंट रॉयल्टी पे कर रही है, तो आपका वो टैक्सेबल हो जाता है फॉरेन कंपनी और एनआर को। आई होप यू अंडरस्टूड, रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ रॉयल्टी। तो रॉयल्टी अगर सेम ईयर 22-23 में, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 22-23 में रॉयल्टी का भी कुछ इनकम था इस ABC कंपनी को 20 करोड़ का, और लॉस मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे लॉस था 10 करोड़ का। तो क्या इस 20 करोड़ के अगेंस्ट ये 10 करोड़ का लॉस सेटअप हो सकता है?
बेसिक में जो आपको बताना चाहती हूँ। ये तो प्लेन एग्जाम्पल था, बट जो कंसेप्ट है वो ये कि क्या इस 20 करोड़ के अगेंस्ट ये 10 करोड़ का लॉस सेटअप हो सकता है? द आंसर इज नो। वाई नो? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये जो रॉयल्टी टैक्सेबल हो रही है ये आपका पोएम बनने की वजह से टैक्सेबल नहीं हो रहा है। ये आपका तब भी टैक्सेबल हो जाता अगर ये पोएम इस्टेब्लिश नहीं होता। तो जो लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड या सेटअप करने की बात है ना, ये सिर्फ उन्हीं इनकम के लिए एप्लीकेबल है जो आपका पोएम बनने की वजह से टैक्सेबल हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। इन केस वेयर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ओरिजिनली अडॉप्टेड इन इंडिया आर रिवाइज्ड मॉडिफाइड इन द फॉरेन जुरिडिक्शन। आइए मैं आपको इसको भी समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था ईयर 2021, इसमें मेरा मान लो 100 करोड़ लॉस था और ये लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सपोज करो कि जर्मनी में भी वही प्रोविज़न है कि 8 साल तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे। अब हुआ क्या, इस लॉस के अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही थी। प्रोसीडिंग में ये 100 करोड़ का लॉस जो है बढ़ के 120 करोड़ हो गया। तो अब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी जो सेटअप और कैरी फॉरवर्ड का जो प्रोविज़न है उसके लिए भी जो लॉस कंसिडर किया जाएगा वो 120 करोड़ किया जाएगा। बस आपको इतनी सी बात है। ओरिजिनली अडॉप्टेड इन इंडिया आर रिवाइज्ड, जो हमने ओरिजिनली अडॉप्ट किया था 100 करोड़, अगर वो रिवाइज हो जाता है इन द फॉरेन जुरिडिक्शन ड्यू टू एनी एक्शन ऑफ द टैक्स और लीगल अथॉरिटी, हो सकता है कोई प्रोसीडिंग चल रही हो उसकी वजह से रिवाइज हो गया, द अमाउंट ऑफ लॉस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी रिवाइज्ड और मॉडिफाइड। तो जो मॉडिफाइड या रिवाइज्ड जो डेप्रिसिएशन या लॉस है उसी को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइट टेक्निकल पार्ट, बट ध्यान देना समझ में आ जाएगा। पीरियड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन केस वेयर अकाउंटिंग ईयर ऑफ फॉरेन कंपनी डज नॉट एंड ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, इसको पढ़ने से ना नहीं समझ में आने वाला है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है मेरा यहाँ पे, मैं पढ़ूंगी ही नहीं उसे। चलो ये सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईयर है मेरा 21-22, कंपनी बिकम रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। कंपनी जो है ABC, मेरे पास जो जर्मन कंपनी थी वो रेसिडेंट बन जाती है। रेसिडेंट बन जाती है का मतलब पोएम उसके ऊपर इस्टेब्लिश हो जाता है और वो ईयर 21-22 में इस्टेब्लिश हो जाता है। अब दो चीज़ें हैं, मान लो जर्मनी में भी अगर 21 फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च वाला फॉलो होता है तो हमारे पास 2021 की बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी होगी। यहाँ से हम, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ से जो है जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम पिक करके ला सकते हैं और हमें किसी चीज़ के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। बट ये आपको कंसेप्ट समझाता क्या है। सपोज करो कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, ABC जो है जो जर्मन कंपनी है वो कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर ये ईयर जो है ये फॉलो कर रहे हैं। अब 31 दिसंबर मेरे पास है 21-22, तो 31 दिसंबर 21 होगा क्या मेरे पास, जैन फेब मार्च 20, 31 दिसंबर 20 का मेरे पास बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा अगर मैं जर्मनी वाली कंपनी की बात करूँ तो हमारे पास लॉ क्या बोलता है। देखो आपके पास अगर मैं जर्मनी कंपनी की बात करूं तो 31 दिसंबर 20 तक के बैलेंस शीट और P&L होंगे। अभी तो 31 दिसंबर 21 बीता ही नहीं है, अभी तो ये चल रहा है जिसके लिए हम भी असेस कर रहे हैं, तो इसका तो बैलेंस शीट और P&L का अभी कोई सवाल ही नहीं उठता। अब 31 दिसंबर 20 तक के बैलेंसेस होंगे आपके पास। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस। उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं कि जब ईयर चेंज हो गया, हम कुछ और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं और वो कुछ और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम ओपनिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बोलते हैं अगर कंपनी मान लो 31 दिसंबर का ईयर फॉलो कर रही है और 21-22 में ये एप्लीकेबल हुआ है पोएम, तो हमारे पास जो लास्ट बैलेंस शीट P&L होगा वो 31 दिसंबर 20 को होगा। अब हमें जो P&L बनाना होगा, हम 21-22 फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ 1/4/21 से लेकर के 31/3/22 तक बनाना होगा। इसके साथ साथ हमें पता है क्या करना होगा, 3 महीने की बैलेंस शीट और P&L और बनानी होगी। 31/3/21, 1 जनवरी 21, ये 3 महीने की बैलेंस शीट और P&L हमें और बनानी होगी। मैं आपको एक बार पढ़ के भी समझा दूंगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस चाहिए, हमारे पास सिर्फ दिसंबर तक का बैलेंस है और दिसंबर तक का बैलेंस है, हमें चाहिए होगा ओपनिंग बैलेंस। उसके लिए हमें
जो फिगर्स हैं एज ऑन डेट 31 मार्च हमें निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 महीने की बैलेंस शीट और P&L बनाएंगे फॉर द पीरियड 1 जनवरी 21 to 31 मार्च 21। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रीड कर देती हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। 21-22 में फॉर द फर्स्ट टाइम पोएम एप्लीकेबल हुआ तो कंपनी जो है एक रेसिडेंट कंपनी बन गई और उसको रिक्वायरमेंट आ गई किस चीज़ की, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 1 जनवरी 21 to 31 मार्च 21। इट इज अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये बनाना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर 1 अप्रैल 21 to 31 मार्च 22। मतलब कि ये जो मैं आपको बता रही थी फॉर द रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड, रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड का मतलब फॉर दैट रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर, सॉरी फॉर दैट रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर तो आपको बैलेंस शीट और P&L बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको उस कंट्री में, जर्मनी में एप्लीकेबल नहीं था तो आपके पास बैलेंस शीट और P&L है नहीं, और अगर वहाँ पे अकाउंट्स बनेंगे भी तो फिर वो जनवरी टू दिसंबर वाला बनाएंगे। तो आपको इस रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए P&L बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। साथ में आपको अपना ओपनिंग ईयर का फिगर, ओपनिंग बैलेंस का फिगर निकालने के लिए 1 जनवरी 21 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का बैलेंस शीट P&L भी बनाना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो ईजी था, ये कुछ हार्ड नहीं था, बट आपको एक और इसमें कंसेप्ट समझाते हो। फॉर द पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड, for the purpose of carry forward of loss and unabsorbed depreciation in the case since period 1st January 21 to 31st March 21 is less than 6 months, it is to be included in the accounting year immediately preceding the accounting year in which the foreign company is held to be resident in India for the first time. Accordingly, the profit and loss and balance sheet of the 15-month period from the 1st January 2020 to 31st March 21 is to be prepared. समझ में नहीं आया होगा, आइए एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में। मैंने हमारे एग्जाम्पल में हमारे पास 21-22 वो ईयर है जिस ईयर में कंपनी के ऊपर पोएम इस्टेब्लिश हुआ और पोएम की वजह से हमारी कंपनी रेसिडेंट बन गई। अब जब मैंने आपको बैलेंस शीट P&L बनाने की बात बताई तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो हमें एज ऑन 31 मार्च 21 का बैलेंस निकालने के लिए, उस दिसंबर तक का तो बैलेंस है हमारे पास, बट ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 महीनों का बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ेगा। एग्रीड। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये तो आपको प्रिपरेशन का हो गया कि बनाना पड़ेगा, बट जब मैं ये बोल रही हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे उस डेप्रिसिएशन को, उस लॉस को, इसके लिए ये बोलते हैं कि इसके लिए आप ऐसा करना। देखो ईयर है 21-22, अगर मैं P&L की बात करूँ तो P&L एक तो आपका 1/4/21 से लेकर के 31/3/22 तक बनेगा। इसके अलावा आपका एक P&L बनेगा जो कि आपका होगा 1 जनवरी 21 to 31 मार्च 21 तक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये P&L मेरा बनेगा। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो आपने P&L बनाया, अगर इसका टाइम पीरियड लेस देन 6 मंथ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, गॉट दिस। 6 मंथ का पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर इसका टाइम पीरियड लेस देन 6 मंथ है तो पता है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल, जहाँ तक कि बैलेंस शीट P&L अवेलेबल है, तो हमारे पास अवेलेबल कहाँ पर है, हमारे पास है अवेलेबल 31/12/20, यहाँ तक का हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि 21 का तो अभी बना ही नहीं है, अभी तो वो पीरियड चल रहा है जिसके लिए हम अपना एसेस कर रहे हैं कि बैलेंस शीट P&L क्या होगा। 31/12/20 तक का अवेलेबल है। तो अगर ये टाइम पीरियड लेस देन 6 मंथ है तो इसमें ये टाइम पीरियड ऐड कर देना, मतलब ये आपका हो गया पूरा 12 महीने प्लस ये Jan 21 टू मार्च 21, ये आपका हो गया 3 महीने, और 12/3 ये आपका हो गया टोटल 15 महीने। तो आपके पास अब 15 मंथ की बैलेंस शीट है और P&L है। और अब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि लॉस या फिर डेप्रिसिएशन, आप यहाँ से उठा लेना। आपको एक बार फिर, अब मैं टेक्स्ट पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई गेस कि लेस देन अगर 6 मंथ है, इज टू बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर इन विच द फॉरेन कंपनी इज हेल्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। उस अकाउंटिंग ईयर में इस 3 महीने टाइम पीरियड को जोड़ दीजिए जिस ईयर के लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जस्ट उसके पहले, जिसके लिए कंपनी जो है हेल्ड हुई है फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, सॉरी फॉर रेसिडेंट इन इंडिया, उसके जस्ट पीछे वाले अकाउंटिंग ईयर में इस 3 महीने को जोड़ दीजिए। अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट
एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ 15 मंथ्स, आपके पास 15 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आ जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2020, यहाँ तो 12 महीने, मैंने 31, 12, 20 ले लिया, इसका मतलब ये 1 जनवरी 20 को ही बना होगा ऑब्वियसली, टू 31 मार्च 21, या आपके पास 15 महीने आ गए, इज टू बी प्रिपेयर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। कुछ भी क्या बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके इसको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत टेक्निकल नहीं है। आपको क्या करना है, जो रेलिवेंट, अगर टाइम पीरियड आपका और पुरानी मतलब जो पोएम वाली कंपनी है उसका सेम है तो फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बट अगर डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, हमारा 1 अप्रैल से हमारा शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है। आपको क्या करना है, जस्ट इसके ओपनिंग बैलेंस पे आ जाइए 31 मार्च 21, यहाँ पे जो भी बैलेंस आ रहा होगा वही इसका ओपनिंग हो जाएगा। अब चाहे कंपनी अपना जो ईयर है, जो अकाउंटिंग ईयर है, वो दिसंबर में ख़त्म कर रही हो या जून में ख़त्म कर रही हो, मान लो दिसंबर में ख़त्म कर रही थी तो हमने जनवरी टू मार्च ले लिया, अगर जून में ख़त्म कर रही होगी तो हम क्या लेंगे, जुलाई ले लेंगे, जुलाई टू ये 31 मार्च, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो जितना भी टाइम पीरियड का आपको गैप आ रहा है ना, वहाँ से ले करके और 31 मार्च 21 तक, मतलब 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे आ जाइए और वहाँ तक का बैलेंस शीट पीएनएल बना लीजिए और वो आपके लिए रेलिवेंट बैलेंस शीट एंड पीएनएल हो जाएगा। अब जब कैरी फॉरवर्ड करने की बात आएगी तो उसके लिए बोला गया है कि अगर ये टाइम पीरियड जो आपने नया बैलेंस शीट पीएनएल बनाया, जो गैप आ रहा था वो 3 महीने से कम है, तो जहाँ तक कि आपके पास बैलेंस शीट पीएनएल अवेलेबल है उसमें ये 3 महीने या 4 महीने जो भी है उनको ऐड कर दीजिए और अब आपके पास 15 महीने का आ जाएगा। बट अगर सपोज करो कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर जून में ख़त्म हो रहा है तो ये जुलाई से बनना शुरू होता, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो ये मार्च तक जुलाई 20 से लेके 31 मार्च 21 तक ये मेरे पास हो जाता 9 महीने। अब ये 9 मंथ होता ना तो हम इसमें ऐड नहीं करते, इसको एक सेपरेट ईयर मान लेते और ये 9 महीने का जो भी मेरे पास डेप्रिसिएशन आता है या फिर जो लॉसेस वगैरह आते हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करने के पर्पज़ से, ओपनिंग बैलेंस के पर्पज़ से कंसिडर करते। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ना, ये 30 जून को कंसिडर किया है, आप इसको एक बार करके देखना, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला ना, चलो एक बार बता भी देती हूँ। 1 जुलाई 2020 टू 31 मार्च 2021, यहाँ पे जो बनेगा ये जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक बनेगा, जो आप बैलेंस शीट पीएनएल बनाएंगे नए वाला। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। ये तो आपके जो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और कैरी फॉरवर्ड के लिए बोलते हैं कि ये मोर देन 6 मंथ है, ये मोर देन 6 मंथ है, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये जो महीने होंगे ना, ये 9 महीने आपके आए तो ये सेपरेट अकाउंटिंग ईयर बन गया आपका। अब इसका जो भी लॉस आ रहा है या जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है वही आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ ऐड लेस करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा टाइम लगाया बट आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर ऑफ टीडीएस के लिए देखो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करो कोई एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट जो रेसिडेंट को अप्लाई होता है, जो जनरली जिसमें ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन नहीं है कि ये फॉरेनर को भी अप्लाई होगा, एक नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है और फॉरेनर के लिए कोई अलग से भी प्रोविज़न है और क्लियर नहीं हो रहा है कि ये लगेगा या ये लगेगा, तो उस केस में फॉरेन वाला इनकम टैक्स जो भी मतलब स्पेसिफिक जो भी प्रोविज़न है ना, मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, मान लो जनरल प्रोविज़न है, अगर इसको लेमन के लैंग्वेज में समझे तो, और हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविज़न है। जनरल प्रोविज़न में दिया हो गया कि फॉर ऑल द एसएससी, ऑल द एसएससी का मतलब हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि इसमें नॉन रेसिडेंट भी इंक्लूड हो गया होगा, तो हम यहाँ पे भी नॉन रेसिडेंट को इंक्लूड कर लिए। और यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविज़न एनआर फॉरेन कंपनी के लिए है तो यहाँ पे भी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से किसको कंसिडर करेंगे जब हम अपना ये बैलेंस शीट पीएनएल और जब ये पोएम का रूल हम देख रहे होंगे, तो द आंसर इज ऑब्वियसली हम स्पेसिफिक को कंसिडर करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो पढ़ देती हूँ यहाँ पे, वेयर मोर देन वन प्रोविजन ऑफ चैप्टर, एक्चुअली टीडीएस के लिए बोला गया है। 17B ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द फॉरेन कंपनी एज रेसिडेंट एज वेल एज फॉरेन कंपनी, टू द फॉरेन कंपनी एज रेसिडेंट एज वेल एज फॉरेन कंपनी। मान लो कंपनी जो है, पोएम जब लगा, पोएम लगने की वजह से कंपनी रेसिडेंट बन गई, तो रेसिडेंट वाला केस अप्लाई होगा या जो फॉरेन कंपनी के लिए जो
सॉरी अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो मैंने भी, मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे दूसरा चीज़ बता दिया कि जब पोएम बना तो कंपनी रेसिडेंट बन गई, तो क्या यहाँ पे रेसिडेंट वाला प्रोविज़न अप्लाई होगा या फॉरेन कंपनी के रेस्पेक्ट में जो लॉ में लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा? द आंसर इज़ कि यहाँ पे फॉरेन कंपनी के लिए जो लॉ में लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा। देयर मोर देन वन प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द फॉरेन कंपनी एज रेसिडेंट एज ए रेसिडेंट भी उसको कुछ अप्लाई होता है, एज वेल एज फॉरेन कंपनी द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी अलोन शैल अप्लाई। तो जो फॉरेन कंपनी के लिए लिखा गया है वही अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 90 और 91। अगर आपको याद हो तो 90 और 91 जो है ये DTAA से डील करता है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन द फॉरेन कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ और डिडक्शन ऑफ टैक्सेस पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90 और 91 ऑफ द एक्ट। अगर DTAA अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो गो एंड चेक आउट द क्लास। यहाँ पे आपको ये प्रोविज़न जो है सिर्फ इतना बोलेगा, वेयर इनकम ऑन विच फॉरेन टैक्स हैज़ बिन पेड और डिडक्टेड इज ऑफर टू टैक्स इन मोर देन 1 year, credit of foreign tax shall be allowed across those years in the same proportion in which income is offered to tax or assessed to tax in India in respect of the income to which it relates shall be in accordance with the provision of Rule 128 of the Income Tax Rule 1962। आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो पहला पॉइंट ना आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि DTAA में, पहले आपको क्लियर करता है कि DTAA में जो आपको टैक्स क्रेडिट लेना, अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर सेम इनकम है, सेम इनकम पे अगर दो इंडिया और जर्मनी के बीच, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि ABC कंपनी है वो जर्मन कंपनी है और इंडिया और जर्मनी के बीच अगर DTAA है और मान लो कि एग्जेम्पशन मेथड अलाउड है, तो अगर कोई ऐसा इनकम है जिस पे हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं टैक्स तो हम करेंगे, या अगर टैक्स क्रेडिट मेथड अलाउड है, मतलब कि वहाँ पे आपने टोटल जो टैक्स है वो बन रहा है, मान लो 10 लाख रुपए टैक्स बन रहा है और आप ऑलरेडी वहाँ पे 8 लाख का टैक्स पे करके आए हुए हैं, तो 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख का आपको टैक्स और इंडिया में पे करना है। ये होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो मान लो टैक्स क्रेडिट का एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पशन तो ऑलरेडी मतलब उसमें कुछ डिस्कस ही नहीं करना है। तो टैक्स क्रेडिट के लिए ही आपको अगला पैरा इंसर्ट किया गया है जो आपको ये बोलता है कि एक ईयर है, जैसे मैंने आपको बोला ईयर 22-23 आपके पास है, और जो जर्मनी वाली कंपनी है वो 31 दिसंबर फॉलो करती है। तो हम मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 22, इसमें जो कुछ इनकम हुआ है 100 लाख का, जिस पे एट द रेट 10% टैक्स 10 लाख का टैक्स पे हुआ है। अब यहाँ पे होगा क्या, 31/3/22, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे ईयर 22-23 है और 31 दिसंबर 22 तक में एक इनकम है जिस पे 100 लाख का टैक्स पे हुआ है और इस पे जो टैक्स है एट द रेट 10% 10 लाख का टैक्स पे हुआ है। अब जब हम यहाँ पे इंडिया में PNL बना रहे होंगे अपना, तो क्या वो पूरा 100 लाख टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, हमारे पास जो, क्योंकि यहाँ पे 31 दिसंबर जो है ये 1 जनवरी से शुरू हो रहा होगा ना, तो हमारा जो टैक्सेशन है, हमारा जो ये PNL बैलेंस शीट बन रहा है वो जनवरी फरवरी जैन फैब और मार्च, ये 3 पीरियड को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, 3 मंथ को। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 9 महीने इसके टैक्सेबल हो रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए हम प्रॉफिट और टैक्स दोनों को कंसिडर करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा सिर्फ 9 महीनों का। ये 12 × 9 कितना निकल के आता है, 4, और ये आ जाएगा आपको 25, 75, राइट। रेवेन्यू आपका निकल के आता है 75, तो रेवेन्यू जो जाएगा PNL में मेरा वो 75 जाएगा, और जो टैक्स क्रेडिट जो आपको मिलेगा वो भी 7.5 ही मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पैरा जो है, आपको यही बोलता था, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन। जो मैंने आपको रॉयल्टी वाला केस बताया ना कि ये नोटिफिकेशन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो कि रॉयल्टी है, अगर पोएम एप्लीकेबल नहीं है, ABCP पोएम एप्लीकेबल नहीं हुआ और लेकिन रॉयल्टी थी, जो कि रॉयल्टी दूसरे सेक्शन में टैक्सेबल हो रही है ABC के लिए, तो इस पे ये वाला नोटिफिकेशन रॉयल्टी के लिए फिर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ आपको इतनी सी बात बोलते हैं कि एक्सेप्ट पोएम, अगर आपका कोई और इनकम है जो कि टैक्सेबल हो जा रहा है इंडिया में, तो ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अबव एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशन शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनकम ऑफ FC which otherwise would have been chargeable to tax in India, जो कि अदरवाइज चार्ज हो रहा है टैक्स इन इंडिया इवन इफ द फॉरेन कंपनी हैड नॉट बिकम रेसिडेंट। मतलब मैंने बोला ना ABC रेसिडेंट नहीं बनी है, ये इसका रॉयल्टी जो है वो अलग सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है, तो ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा।
applicability of the notification where foreign company become resident in the subsequent previous year also. In case where the foreign company is said to be resident in India during the previous year, immediately succeeding a previous year during which it is said to be resident in India, the exception modification and adaptations apply to the said previous year subject to the condition that WDV, the brought forward loss and unabsorbed depreciation to be adopted on the first day of the previous year shall be those which have been arrived on the last day of the preceding previous year in accordance with the provision of the notification. आइए मैं आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। 22-23 में क्या हो रहा था, हमारा पोएम बन रहा था और पोएम की वजह से ये कंपनी जो है रेसिडेंट बन जा रही थी। रेसिडेंट बनने की वजह से हमने इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है जब अपना बैलेंस शीट बनाया तो हमने ओपनिंग बैलेंस कंसिडर किया, जब हमने पीएनएल बनाया तो उसके लिए भी हमने इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अपना रिजर्व कंसिडर करने के लिए आपको ओपनिंग पीएल भी लेना पड़ेगा ना, तो हमने पीएल भी जो है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंसिडर किया। अब सपोज करो यहाँ पे जो एसेट है उसकी वैल्यू 22-23 में यहाँ पे टोटल 100 लाख आ रही है, ठीक, बैलेंस शीट को ही लेते हैं, पीएनएल में कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, 100 लाख आ रही है। अब 23-24 नेक्स्ट FY आया 23-24, इस ईयर में भी ये कंपनी जो है रेसिडेंट बन जाती है, पोएम एप्लीकेबल हो जाता है उस पर। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको ये बोलता है कि जो अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए ना आपको इस नोटिफिकेशन को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा ना, आपने पहले ही नोटिफिकेशन रेफर कर लिया है, वही यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। I hope you understood this. Next point है no effect on other transaction. Any transaction of the foreign company with any other person or entity under the act shall not be altered only on the ground that the foreign company has become Indian resident. Otherwise हम सिर्फ आपके उस रेस्पेक्टिव इनकम को टैक्स करना चाहते हैं जो पोएम की वजह से यहाँ पे टैक्सेबल हो रही है, जो हम मान रहे हैं कि ये कंपनी बाहर से नहीं ऑपरेट की जा रही है, इंडिया से ऑपरेट की जा रही है और लीगली इस पे इंडिया में टैक्स लगना चाहिए। अदरवाइज आप किसी से कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनी subject to above exception modification and adaptation specifically provided by this notification, the foreign company shall continue to be treated as foreign company even if it is said to be resident in India, and all the provision of that shall apply accordingly. Consequently, the provision specifically applicable to a foreign company shall continue to apply. Non-resident person shall not apply to it. Okay, the provision is specifically applicable to resident shall apply to it. Non-resident shall not apply to it and the provision is specifically applicable to resident shall apply to it. अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलती हूँ, मैंने आपको ऊपर TDS का एग्जाम्पल दिया ना, थोड़ा सा मैंने चलो लेट मी एक्सेप्ट इट, इट वॉज माई मिस्टेक, मैं कुछ और आपको बता रही थी। मैंने आपको बताया कि जब भी पोएम का कंसेप्ट आता है तो पोएम के कंसेप्ट आने के बाद से लॉ में हमारे लिखा हुआ है कि जब आपका ये इस्टेब्लिश हो गया कि आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, देन आप रेसिडेंट बन जाते हैं इंडिया के। तो क्वेश्चन हमारे पास ये उठ रहा था कि अब जो TDS का प्रोविज़न है, एज पर रेसिडेंट भी बहुत सारे प्रोविज़न लिखे हुए हैं, एज पर नॉन रेसिडेंट भी बहुत सारे प्रोविज़न लिखे हुए हैं, कौन से प्रोविज़न अप्लाई होंगे? द आंसर वॉज ऊपर वाले प्रोविज़न में द आंसर वॉज कि NR वाले प्रोविज़न अप्लाई होंगे। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोविज़न रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनी, कि जो भी ये रेसिडेंट तो बन जाएगी इंडिया में, पोएम एप्लीकेबल होने के बाद से ये कंपनी रेसिडेंट जरूर बन जाती है, एंड ऑल द प्रोविजन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। कंसिक्वेंटली ऑल द प्रोविजन स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू, जो नॉन फॉरेन कंपनी को जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होता है ना वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। जो नॉन रेसिडेंट पर्सन मतलब NR तो वो तो एक इंडिविजुअल हो गया, शैल नॉट अप्लाई टू इट, जो NR को एप्लीकेबल होता है वो नहीं अप्लाई होगा। और अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्रोविजन स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू रेसिडेंट शैल अप्लाई टू इट। कहीं पे मान लो स्पेसिफिकली NR के लिए कुछ नहीं लिखा गया है, फॉरेन कंपनी के लिए कुछ नहीं लिखा गया है, नॉट NR वाला प्रोविज़न तो इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर फॉरेन कंपनी के लिए कुछ नहीं लिखा गया है तो जो भी रेसिडेंट को अप्लाई होते हैं वही प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट के लिए बात बोलती है कि 40% टैक्स रेट शैल रिमेन द सेम। ये नहीं कि रेसिडेंट आप कोर्ट में आ जाओ कि भाई रेसिडेंट बन गई है 30% टैक्स रेट अप्लाई होगा, नो, द टैक्स रेट वुड बी 40%, क्योंकि हम उसको रेसिडेंट बना रहे हैं टैक्सेबल करने के लिए, बट जो भी प्रोविज़न फॉरेन कंपनी को अप्लाई होते हैं वो सारी बेनिफिट और वो सारी चीज़ें हम उसे दे रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2017 से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। मीनिंग ऑफ फॉरेन जुरिडिक्शन, द प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 115 ऑफ इनकम टैक्स
Rule 1962, the rate of exchange for conversion into rupee of value expressed in foreign currency wherever applicable shall be in accordance with the rule 115 of income tax rule 1962. Okay, I hope you understood this. This was all about your notification number. 26 जून को आया था ना, 29/2018, सॉरी 22 जून 2018 को ये नोटिफिकेशन आया था. आई होप कि इस चैप्टर को इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले, आज की क्लास देखने से पहले मेक श्योर कि आप सबसे पहले रेसिडेंट वाला क्लास देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले कंपनी रेसिडेंट कैसे बनती है. फिर आप ये क्लास देख लें कि पोएम कैसे डिटरमाइन होता है, और जब कंपनी रेसिडेंट कैसे बन गई ये आप समझ गए, कंपनी के ऊपर पोएम लग जाता है तो वो रेसिडेंट बन जाते हैं, ये आप समझ गए. तो ये लेटर ऑन का क्लास है, मतलब कि अगर कंपनी के ऊपर पोएम लग गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका टैक्सेशन कैसे निकाला जाएगा, ये उसके लिए है. तो ये आपकी थर्ड क्लास आएगी अगर रेसिडेंट वाले चैप्टर के रेस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो. आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. एंड यस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड